तीन दोस्त, एक प्यार और एक ऐसा सिस्टम जो हर सपने को निगल जाता है। ये कहानी है वाराणसी के तीन युवाओं की। गोपाल, जो गरीबी से अमीरी तक पहुंचना चाहता है, राघव, जो सिस्टम को बदलना चाहता है, और आरती, जो प्यार और समझ के बीच उलझी है। जब दोस्ती, प्यार और महत्वाकांक्षा टकराते हैं, क्या सही रहेगा? सिस्टम से लड़ना या उसका हिस्सा बन जाना? चेतन भगत की बेस्ट सेलर रेवोल्यूशन 2020 में जानिए कैसे एक दिल टूटा लड़का पूरे शहर को बदलने की ताकत रखता है, या शायद खुद ही बिखर जाता है। पूरा सुनिए सिर्फ ऑडियो बुक मेन पर, जहां हर किताब बोलती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि न केवल आप बल्कि हमारा पूरा देश उस चिंगारी को जलाए रखेगा। ये कहना सचमुच बड़ा कूल लगता है कि मैं उस देश में रहता हूं जहां 1 अरब चिंगारियां सुलगती हैं। शुक्रिया। मैंने वाराणसी के तिलक हॉल में अपनी मोटिवेशनल स्पीच खत्म करते हुए कहा। तालियां और सीटियां इस बात का इशारा कर रही थीं कि अब मुझे यहां से चले जाना चाहिए। सिक्योरिटी वॉलंटियर्स ने एक ह्यूमन बैरिकेड बनाया और मैं जल्द ही बड़ी आसानी के साथ हॉल से बाहर आ गया। थैंक यू सो मच सर। मेरे ठीक पीछे किसी की आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, पीछे मेरे मेजबान खड़े थे। मिस्टर मिश्रा, मैं आप ही को खोज रहा था। लीजिए, मुझे गोपाल कहकर बुलाइए, उन्होंने कहा। कार उस तरफ है। मैं गंगाटेक कॉलेज के नौजवान डायरेक्टर गोपाल मिश्रा के साथ बाहर चला आया। उनकी ब्लैक मर्सिडीज हमें भीड़ भरे विद्यापथ रोड से फौरन ले गई। तो आपने मंदिर और घाट देखे? गोपाल ने पूछा। वैसे भी वाराणसी में मंदिर और घाट के सिवा और क्या है? हाँ, मैं सुबह 5 बजे विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट गया था। मुझे इस शहर से प्यार है, मैंने कहा। ओह, बहुत अच्छा। आपको वाराणसी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? आरती, मैंने कहा। क्या? गोपाल हैरान लग रहा था। घाट पर होने वाली सुबह की आरती। मैंने ये नजारा पहली बार देखा। सुबह सुबह इतने सारे दिए नदी में तैरते चले जा रहे थे। कमाल का दृश्य था। गोपाल ने नाक भौं सिकोड़ी। क्या हुआ? मैंने कहा। क्या तुम्हें वाराणसी की आरती सुंदर नहीं लगती? हाँ हाँ है, तो ऐसी बात नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसने अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाया। तुम मुझे रमाडा होटल छोड़ दोगे? मैंने कहा। कल सुबह आपकी फ्लाइट है, गोपाल ने कहा। अगर आप आज हमारे यहां डिनर पर आएं तो कैसा रहे? औपचार तय मत कीजिए, मैंने अपनी बात शुरू की। आपको घर आना ही होगा, हम साथ मिटलक करेंगे। मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन विस्की है, उसने कहा। मैंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। थैंक्स गोपाल, लेकिन मैं ज्यादा पीता नहीं। एक पैग सर। मैं भी लोगों को कह सकूंगा कि मैंने द चेतन भगत के साथ पैक की है। मैं हंस पड़ा। इसमें डीगे हाँकने जैसा कुछ नहीं है। फिर भी यदि तुम ऐसा कहना चाहो तो कह सकते हो। इसके लिए वास्तव में मेरे साथ पैक करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं सचमुच में आपके साथ पैक करना चाहता हूं। मैंने उसकी बेसूद आंखों को देखा। पिछले 6 महीने में वो मुझे 20 बार आमंत्रित कर चुका था और आखिरकार मुझे आने के लिए सहमति देनी ही पड़ी थी। मुझे पता था कि वो जिद पकड़ सकता था। ओके, एक पैग, मैंने ये उम्मीद करते हुए कहा कि शायद बाद में मुझे इसके लिए पछतावा न करना पड़े। एक्सीलेंट, गोपाल ने कहा। गंगाटेक पहुंचने के लिए हम शहर से बाहर 10 किलोमीटर लखनऊ हाईवे पर ड्राइव करके पहुंचे। कैंपस के गेट्स खुलते ही गार्ड्स ने सैल्यूट ठोका। कार ग्रे रंग के एक बंगले के पास जाकर ठहर गई। बंगले के एक्सटीरियर पर स्टोन वर्क किया गया था, जिसके कारण वो कॉलेज और होटल की बिल्डिंग्स जैसा ही दिख रहा था। हम ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम में बैठ गए। लिविंग रूम का दरवाजा बैडमिंटन कोर्ट के आकार के एक लॉन की ओर खुलता था। नाइस हाउस, मैंने भूरे रंग के एक मखमली सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने गौर किया कि लिविंग रूम की छत की ऊंचाई कुछ ज्यादा ही थी। थैंक्स, मैंने घर को खुद ही डिजाइन किया है। घर तो कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, लेकिन मैंने हर चीज को सुपरवाइज किया है, गोपाल ने कहा। वो कमरे के दूसरे कोने पर बने बार काउंटर की ओर बढ़ चला। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्टर का बंगला है। आप और आपके दोस्त ने ऐसे ही एक बंगले पर धावा बोल दिया था ना? तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा। सभी जानते हैं, हमने किताब पढ़ी है, फिल्म देखी है। हम हंस पड़े। उसने मुझे अच्छी खासी मात्रा में विस्की से भरा एक टिल ग्लास थमा दिया। थैंक यू। सिंगल मॉल्ट, 12 साल पुरानी, उसने कहा। डायरेक्टर का बंगला तो है, लेकिन तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। मैंने इतना नौजवान डायरेक्टर इससे पहले कभी नहीं देखा।
वह मुस्कुरा दिया। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं उत्सुक था। 26, गोपाल ने कहा। उसकी आवाज में गर्व की हल्की सी झलक थी। लेकिन आपने न केवल इससे अधिक नौजवान डायरेक्टर बल्कि इससे अधिक अनएजुकेटेड डायरेक्टर भी नहीं देखा होगा। अनएजुकेटेड? मैं कभी कॉलेज नहीं गया। क्या? मैंने अपने ग्लास में मौजूद आइस क्यूब्स के साथ खेलते हुए कहा। मैं सोच रहा था कि कहीं मुझ पर शराब का असर तो नहीं हो रहा। वेल, मैंने प्रचार डी नामी एक मजाक जरूर किया है। वाओ, मैंने कहा, लेकिन इतना बड़ा कॉलेज खोलना कोई मजाक नहीं है। आज इस कॉलेज की सभी बैचेज में 1600 स्टूडेंट्स हैं। सभी 1 लाख रुपए सालाना फीस पर पढ़ रहे हैं। हमारा टर्नओवर ऑलरेडी 16 करोड़ का हो गया है और आज आपने MBA कोचिंग का शुभारंभ किया है। वह एक और नया बिजनेस है। मैंने एक घूंट भरा मृदु विस्की ने मानो मेरे गले में आग लगा दी। अच्छी नहीं लगी? अच्छी नहीं लगी? गोपाल ने पूछा। यह ग्लेनफिडिच है, 4000 की एक बॉटल। ब्लू लेबल खोलूं? वो 10,000 की एक बॉटल है। सवाल कीमत का नहीं है, मैं उसे कहना चाहता था लेकिन कहा नहीं। मैं विस्की नहीं पीता, ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। मैंने उसके बजाय ये कह दिया। गोपाल हंस पड़ा। जिंदगी का मजा लीजिए, फाइन विस्की लेना शुरू कर दीजिए, आपका टेस्ट डेवलप होगा। मैंने एक और घूंट भरने की कोशिश की और मुंह बना दिया। वह मुस्कुराया और मेरी ड्रिंक को हल्का करने के लिए उसमें और पानी उड़ेल दिया। इससे विस्की बर्बाद हो गई, लेकिन मेरे होशो हवास कायम रहे। जिंदगी मजा लेने के लिए है। मेरी तरफ देखिए, मैं इस साल 4 करोड़ रुपए कमाऊंगा। यदि मैं जिंदगी का मजा ना लूं तो फिर कोई तुक ही क्या होगी। दुनिया के अनेक हिस्सों में अपनी आमदनी का बखान करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन भारत में हम अपनी आमदनी के आंकड़े इस तरह सभी से शेयर करते हैं मानो वह हमारी राशि हो, खास तौर पर तब जब हमारी आमदनी अच्छी खासी हो। ऐसा लग रहा था मानो उसने वो सवाल मुझसे ज्यादा अपने आप से पूछा था। उसकी गहरी आंखें मुझे बेद रही थीं। वे मुझसे ये मांग कर रही थी कि मैं उसकी बात को तवज्जो दूं, लेकिन उसके शरीर की बाकी चीजें, गेरुआ रंग, 5 फुट 7 इंच का दरमियाना कद, एक तरफ काढ़े गए बाल, सामान्य ही थीं। हाँ, यकीनन हमें जिंदगी का मजा लेना चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात काट दी। अगले साल मैं 5 करोड़ कमाऊंगा। मैं समझ गया कि अगर मैंने इस आंकड़े पर भी हैरत नहीं जताई तो वह इसी तरह अपनी आमदनी में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान लगाता चला जाएगा। 5 करोड़? मैंने झूठ मूठ में ही तेज आवाज में कहा। गोपाल ने खीसें निपोर दी। शायद वो अपने लिए कोई ऐसी टी-शर्ट चुनता, बेबी ईट दिस, क्योंकि मैंने इसे बनाया है। ये तो कमाल की बात है, मैं धीमे से फुसफुसाया। मैं सोच रहा था कि आखिर इस विषय को कैसे बदला जाए। मेरा ध्यान ऊपर जाती सीढ़ियों पर गया। ऊपर क्या है? मैंने पूछा। बेडरूम और एक टेरेस। आइए मैं दिखाता हूं। हम ऊपर चढ़े और एक कमरे से होकर गुजरे जिसमें एक आलीशान किंग साइज बेड था। मैंने टेरेस से सामने का शानदार नजारा देखा। यहां बंजर जमीन हुआ करती थी। ये मेरे दादाजी की खेतीबाड़ी के पुरानी जमीन है, गोपाल ने कहा। 10 एकड़, मैंने अनुमान लगाते हुए कहा। पंडा, हमारे पास पंडा एकड़ जमीन और थी, गोपाल ने कहा, लेकिन हमने कन्यान के लिए उसे बेच दिया। उसने रोशनी में नहाए कैंपस की पूर्व दीवार की ओर रोशनी की एक छोटी सी कतार की ओर इशारा किया। वहां देखिए, वहां एक मॉल बन रहा है। आजकल तो भारत के हर शहर में मॉल बनाए जा रहे हैं, मैंने कहा। इंडिया शाइनिंग चेतन जी, उसने कहा और मेरे ग्लास से अपना अपना ग्लास टकरा दिया। गोपाल मुझसे चौगनी गति से पी रहा था। मैंने अपना पहला ग्लास भी खत्म न किया था जबकि वो अपने लिए 5वां जाम बना रहा था। यू बिग सिटी टाइज, पीते भी केवल टाइल के लिए। जब मैंने अपना ग्लास फिर से भरने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, मैं वास्तव में ज्यादा नहीं पीता, मैंने कहा। मैंने घड़ी देखी, रात के 10 बज चुके थे। आप डिनर कब लेते हैं? उसने पूछा। फिलहाल तो ये आप पर निर्भर करता है, मैंने कहा। हालांकि मैं मन ही मन चाह रहा था कि वो फौरन खाने के लिए तैयार हो जाए। आखिर खाने की क्या जल्दी है? 2 आदमी, एक एजुकेटेड दूसरा अनएजुकेटेड, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं, गोपाल ने कहा और हवा में अपना जाम लहराया। मैंने सौजन्यवश सिर हिला दिया। भूख के मारे मेरे पेट में मरोड़े उठ रही थी। हम फिर से लिविंग में नीचे चले आए। क्या आप वाकई प्रोफेसर की बेटी के घर गए थे? गोपाल ने पूछा। मैं मुस्कुरा दिया। यार, हम बेवकूफी भरी हरकतें कर बैठते हैं। गोपाल जोर से हंसा। उसने अपनी पूरी ड्रिंक गटक ली और फिर अपना छठा पैक बनाने के लिए आधी खाली हो चुकी बोतल उठाई।
यार, बेवकूफ़ी भरी हरकत को तो खैर रहने ही दो, लेकिन प्यार हमारी ऐसी की तैसी कर देता है, गोपाल ने कहा। ये तो पूरी तरह सही नहीं है, मैंने कहा। क्या यही कारण है कि अभी तक कोई मिसेस डायरेक्टर नहीं है? गोपाल का हाथ कांपा, लेकिन उसने विस्की बनाना जारी रखा। मैंने सोचा कि क्या मुझे उसे ज्यादा पीने से रोकना चाहिए। मिसेस डायरेक्टर, गोपाल बनावटी हंसी हंस दिया। उसने विस्की की बोतल को कसकर पकड़ लिया। इजी गोपाल, तुम बहुत तेजी से पी रहे हो, यह खतरनाक है। गोपाल ने बोतल कॉफी टेबल पर पटक दी। खतरनाक कैसे है? भला मेरे पीछे मेरे लिए रोने वाला कौन है? यदि मैं जी रहा हूं तो मैं मौज मस्ती करना चाहता हूं, लेकिन यदि मैं मर गया तो किसे परवाह है? तुम्हारे पेरेंट्स? गोपाल ने सिर हिला दिया। दोस्त? कामयाब लोगों के कोई दोस्त नहीं होते, गोपाल ने दावे के साथ कहा। सच है ना? उसका आलीशान घर सर्द और तन्हा लगने लगा। मैंने विस्की की बोतल उठाई और उसे फिर बार में रख दिया। निराशावादी हो? मैंने कहा। मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि तुम्हारा करियर इतनी अच्छी स्थिति में है। क्या अच्छी स्थिति में है चेतन जी? गोपाल ने कहा। वो अब तक पूरी तरह नशे में चूर हो चुका था, और ऐसा माना जाए कि अब वो पूरी तरह से ईमानदार था। उसने एक के बाद एक तेजी से अपनी विशालकाय टीवी, स्टीरियो सिस्टम और हमारे पैर के नीचे बिछे सिल्क कारपेट की ओर इशारा किया। इस सब का भला क्या मतलब है? मेरी जिंदगी में इन सब के लिए कोई जगह नहीं। हमारी बातचीत अब गंभीर हो गई थी। मैंने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। तो तुमने किताब में मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पढ़ा है। हाउ अबाउट यू? तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी? गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बहुत हताश नजर आ रहा था। उसने कॉफी टेबल पर अपना ग्लास रख दिया। यह एक नाजुक मसला था, लेकिन यह तो मुझे बहुत देरी से समझ आया। उसे उबकाई आने लगी। और यू ओके? मैंने कहा। वो भागकर रेस्टरूम में पहुंचा। मैंने सुना कि उसे उल्टियां हो रही हैं। समय काटने के लिए मैं डिस्प्ले की अलमारियां देखने लगा। वहां गंगा टेक के बारे में छपी खबरों की कई कॉपियां थीं। कॉलेज में विजिट करने वाले मेहमानों के साथ गोपाल की तस्वीरें थीं। मैंने सोचा कि क्या जल्दी वहां मेरी तस्वीर भी होगी। जब वो 20 मिनट बाद भी नहीं लौटा तो मैंने मेड को बुलाया। वो मुझे बाथरूम तक ले गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। मैं दरवाजे को जोर से खटखटाने लगा, लेकिन इसका भी कोई फायदा ना हुआ। लगता है हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, मेड ने कहा। मैं सोचने लगा कि मैं, जो एक कॉलेज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर आया था, आखिर वाराणसी में टॉयलेट्स के दरवाजे तोड़कर उनमें घुसने के प्लान में इन्वॉल्व होने वाला हूं। हम ऊपर चढ़े और एक कमरे से होकर गुजरे, जिसमें एक आलीशान किंग साइज बेड था। मैंने टेरेस से सामने का शानदार नजारा देखा। यहां बंजर जमीन हुआ करती थी। ये मेरे दादाजी की खेती बाड़ी की पुरानी जमीन है, गोपाल ने कहा। 10 एकड़? मैंने अनुमान लगाते हुए कहा। 15। हमारे पास 15 एकड़ जमीन और थी, गोपाल ने कहा, लेकिन हमने मिसेस कन्यान के लिए उसे बेच दिया। उसने रोशनी में नहाए कैंपस की पूर्व दीवार की ओर रोशनी की एक छोटी सी कतार की ओर इशारा किया। वहां देखिए, वहां एक मॉल बन रहा है। आजकल तो भारत के हर शहर में मॉल बनाए जा रहे हैं, मैंने कहा। इंडिया शाइनिंग, चेतन जी, उसने कहा और मेरे ग्लास से अपना अपना ग्लास टकरा दिया। गोपाल मुझसे चौगुनी गति से पी रहा था। मैंने अपना पहला गिलास भी खत्म नहीं किया था, जबकि वो अपने लिए 5वां अंजाम बना रहा था। यू बिग सिटी टाइज, पीते भी केवल टाइज के लिए हैं। जब मैंने अपना गिलास फिर से भरने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, मैं वास्तव में ज्यादा नहीं पीता, मैंने कहा। मैंने घड़ी देखी, रात के 10 बज चुके थे। आप डिनर कब लेते हैं? उसने पूछा। फिलहाल तो ये आप पे निर्भर करता है, मैंने कहा, हालांकि मैं मन ही मन चाह रहा था कि वो फौरन खाने के लिए तैयार हो जाए। आखिर खाने की जल्दी भी क्या है? 2 आदमी, एक एजुकेटेड, दूसरा अनएजुकेटेड, एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं, गोपाल ने कहा और हवा में अपना जाम लहराया। मैंने सौजन्यतावश सिर हिला दिया। भूख के मारे मेरे पेट में मरोड़े उठ रही थी। हम फिर से लिविंग रूम में बैठने के लिए नीचे चले आए। क्या वाकई प्रोफेसर की बेटी के घर गए थे? गोपाल ने पूछा। मैं मुस्कुरा दिया। यार, हम बेवकूफी भरी हरकत कर बैठते हैं।
गोपाल जोर से हंसा। उसने अपनी पूरी ड्रिंक गटक ली और फिर अपना छठा पैक बनाने के लिए आधी खाली हो चुकी बोतल उठाई। यार, बेवकूफी भरी हरकत को तो खैर रहने ही दो, लेकिन यार हमारी ऐसी तैसी कर देता है, गोपाल ने कहा। यह तो पूरी तरह सही नहीं है, मैंने कहा। क्या यही कारण है कि अभी तक कोई मिसेस डायरेक्टर नहीं है? गोपाल का हाथ कांपा, लेकिन उसने ड्रिंक बनाना जारी रखा। मैंने सोचा कि क्या मुझे उसे ज्यादा पीने से रोकना चाहिए। मिसेस डायरेक्टर, गोपाल बनावटी हंसी हंस दिया। उसने विस्की की बोतल को कस के पकड़ लिया। इजी गोपाल, तुम बहुत तेजी से पी रहे हो, यह खतरनाक है। गोपाल ने बोतल कॉफी टेबल पर पटक दी। खतरनाक कैसे है? भला मेरे पीछे मेरे लिए रोने वाला कौन है? यदि मैं जी रहा हूं तो मैं मौज मस्ती करना चाहता हूं, लेकिन यदि मैं मर गया तो किसे परवाह है? तुम्हारे पेरेंट्स? गोपाल ने सिर हिला दिया। दोस्त? कामयाब लोगों के कोई दोस्त नहीं होते, गोपाल ने दावे के साथ कहा। सच है ना? उसका आलीशान घर सर्द और तन्हा लगने लगा। मैंने विस्की की बोतल उठाई और उसे फिर से बार में रख दिया। निराशावादी हो, मैंने कहा। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हारा कैरियर इतनी अच्छी स्थिति में है। क्या अच्छी स्थिति में है चेतन जी? गोपाल ने कहा। वो अब तक पूरी तरह नशे में चूर था और ऐसा माना जा सकता है कि अब वो पूरी तरह से ईमानदार था। उसने एक के बाद एक तेजी से अपनी विशालकाय टीवी, स्टीरियो सिस्टम और हमारे पैरों के नीचे बिछे सिल्क कार्पेट की ओर इशारा किया। इस सब का भला क्या मतलब है? मेरी जिंदगी में इन सब के लिए कोई जगह नहीं। हमारी बातचीत अब गंभीर हो गई थी। मैंने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। तो तुमने किताब में मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पढ़ा है? हाउ अबाउट यू? तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी? गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बहुत हताश नजर आ रहा था। उसने कॉफी टेबल पर अपना गिलास रख दिया। यह एक नाजुक मसला था, लेकिन यह तो मुझे बहुत देरी से समझ आया। उसे उबकाई आने लगी। आर यू ओके? मैंने कहा। वो भागकर रेस्टरूम में पहुंचा। मैंने सुना कि उसे उल्टियां हो रही हैं। समय काटने के लिए मैं डिस्प्ले की अलमारियां देखने लगा। वहां गंगा टेक के बारे में छपी खबरों की कई ट्रॉफियां थी। कॉलेज में विजिट करने वाले मेहमानों के साथ गोपाल की तस्वीरें थी। मैंने सोचा कि क्या जल्दी ही वहां मेरी तस्वीर भी होगी। जब वो 20 मिनट बाद भी नहीं लौटा तो मैंने मेट को बुलाया। वो मुझे बाथरूम तक ले गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। मैं दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, मेड ने कहा। मैं सोचने लगा कि मैं, जो कि एक कॉलेज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर आया था, आखिर वाराणसी में टॉयलेट्स के दरवाजे तोड़कर उनमें घुसने के प्लान में कैसे इन्वॉल्व होने वाला हूं। अस्पताल के बिस्तर पर चादर की सरसराहट से मेरी झपकी टूटी। बिस्तर के सिरहाने रखी घड़ी रात 3 बजे का वक्त बता रही थी। मैं वाराणसी के लंका एरिया में मेक हेरिटेज हॉस्टल में गोपाल को ले आया था। अब गोपाल जाग गया था और अपनी कनपटियां सहला रहा था। उसके हैंगओवर ने मुझे अपने कॉलेज के दिन की याद दिला दी। बहरहाल यहाँ डायरेक्टर ने केवल अल्कोहल के साथ ही मौज मस्ती की थी, किसी स्टूडेंट के साथ नहीं। आप पूरी रात यहाँ थे? वो हैरान नजर आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं अपने मेजबान को मरने देता? मैंने कहा। आई एम सॉरी, कुछ ज्यादा ही हो गई थी, गोपाल ने खींच निपोड़ते हुए कहा। आर यू ऑल राइट? हाँ, मैं ठीक हूं। नहीं, मैं केवल अभी की बात नहीं कर रहा हूं। क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो? उसने अपना सिर घुमा लिया और दूसरी तरफ देखने लगा। हाउ इज लाइफ गोपाल? मैंने आहिस्ते से पूछा। उसने कोई जवाब न दिया। मैं 1 मिनट बाद उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूं, लाइट से पहले मुझे कुछ देर सो लेना चाहिए। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। क्या आपको लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं चेतन जी? उसने कहा। मैं पीछे मुड़ा। क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? उसने फिर पूछा। मैंने कंधे उचका दिए। मैं तुम्हें अभी नहीं जानता गोपाल। तुमने टॉक अच्छे से ऑर्गेनाइज कराए, मुझे अच्छे से ट्रीट किया, तुम ठीक ही जान पड़ते हो, मैंने कहा। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? तुमने बहुत कुछ हासिल किया है। टेक इट इजी। महंगी विस्की भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। वो मुस्कुरा दिया और आहिस्ते से सिर हिलाया। अब मैं कम पीऊंगा, उसने कहा। और कुछ? तुम नौजवान हो, प्यार पर अभी से भरोसा करना मत छोड़ो, मैंने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। अब मुझे चलना चाहिए, लगभग सुबह की आरती का समय हो गया है।
ये उसका नाम है, उसने कहा। मैं ज्यादा समय तक रुकना नहीं चाहता था, लेकिन ये सुनकर मेरे पैर थम गए। कौन सा नाम? किसका नाम? मैंने पूछा, जबकि मैं अच्छी तरह जानता था कि इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है और मुझे जल्दी यहां से चले जाना है। आरती, उसने कहा। आरती कौन? कोई लड़की जिसे तुम पसंद करते थे? मैंने अनुमान लगाते हुए कहा। पसंद करना सही शब्द नहीं है चेतन जी। तुम उससे प्यार करते थे? मैं मुस्कुरा दिया। वाराणसी के सभी साधु और पुजारियों की कल्पना कीजिए और उनकी तमाम पूजा भक्ति को एक साथ रख दीजिए। मैं उससे इतना ही प्यार करता था। मैं इस तुलना को समझ गया। जिज्ञासा ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मैंने उससे एक और प्रश्न पूछ लिया, क्या वो भी तुमसे प्यार करती थी? वो कुछ देर तक सोचता रहा। वो ना केवल मुझे प्यार करती थी, बल्कि मुझ पर उसका पूरा अधिकार भी था। मैंने एक पैर से दूसरे पर अपना वजन शिफ्ट किया। मेरे सामने एक लंबा दिन था और रात को ना सोना बहुत अच्छा विचार नहीं कहा जा सकता था। लेकिन मैंने उससे पूछ ही लिया, तो फिर तुम्हारे और आरती के बीच क्या आया? गोपाल मुस्कुरा दिया। ये कोई इंटरव्यू नहीं है चेतन जी। या तो आप बैठकर इस स्टूपिड आदमी की पूरी कहानी सुनिए या चले जाइए। अब ये आप पर है। उसकी काली आंखें मेरी आंखों से मिली। इस युवा डायरेक्टर में कुछ ऐसा था जिसमें मेरी दिलचस्पी जाग रही थी। उसकी हैरान कर देने वाली उपलब्धियां, उसका अति आम विश्वास, उसकी खरखराहरी भाषा, या शायद ऐसा इस विचित्र पवित्र शहर के कारण हुआ था कि मैं उसके बारे में और जानना चाहता था। मैंने गहरी आह भरी। उसने अपने पास रखी एक कुर्सी की ओर इशारा किया। ओके, मुझे अपनी कहानी सुनाओ, मैंने कहा और बैठ गया। आपको एक और ड्रिंक चाहिए? गोपाल ने कहा। मैंने उसे आंख तिरेड़ कर देखा। वो हंस पड़ा। मेरा मतलब चाय से था, उसने कहा। हमने एक पॉट एक्स्ट्रा हॉट मसाला टी और ग्लूकोज बिस्किट ऑर्डर किए। किसी भी बातचीत के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मैं कहाँ से शुरुआत करूं? गोपाल ने कहा। आरती से शुरुआत करो, वो लड़की जिसकी वजह से आज तुम इस हाल में हो। आरती? जिस दिन मैं पहली बार उससे मिला था, उसी दिन उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया था। मैंने अपनी चाय में एक बिस्किट डुबोया और सुनने लगा। लेजी पैरट्स, आज फिर ब्रेड एंड बटर। मसूरी कतार में एक नीला लटक टिफिन को बंद करते हुए बड़बड़ाया। राघव और मसूरी डेक पर चले हैं। छोड़ो भी गोपाल, क्लास किसी भी समय फिर से लग सकती है, राघव ने कहा। श्श, मैं पूरी आलू लाया हूं, हम उसे बांटकर खा सकते हैं। सर का खाना चुराना अच्छी बात नहीं है। मैं एक छोटे से गोल टील के टिफिन बॉक्स से जूझने लगा। इसे कैसे खोलते हैं? बॉस के पतले लेकिन जिद्दी ढक्कन को खोलने के लिए नोकीले नाखून की जरूरत होती है, लेकिन वे हम दोनों के पास नहीं थे। हमने वीकली टिफिन चोरी के लिए अपनी सुबह की असेंबली छोड़ दी थी। हमारे पास 10 मिनट का और समय था, जिसके बाद बाहर राष्ट्रीय गीत शुरू हो जाता। उसके बाद क्लास 5C लग सकती थी। हमें इसी दौरान टिफिन को खोजना, उसे चट कर जाना और वापस रखना था। अचार और पराठे हैं, राघव ने ढक्कन खोलने के बाद कहा। तुम्हें चाहिए? रहने दो, मैंने स्टूडेंट के बैग में टील का डिब्बा फिर से रखते हुए कहा। मेरी आंखें एक बैग से दूसरे बैग तक दौड़ रही थीं। ये वाला, मैंने पहली कतार में गुलाबी इंपोर्टेड झोले की ओर इशारा करते हुए कहा। यह बैग दिखने में महंगा लगता है, इसमें जरूर अच्छा खाना होगा, आओ। हम दौड़कर उस बैग की सीट तक पहुंचे। मैंने बारबी बैग उठा लिया। सामने से उसकी चेन खोली तो मुझे एक लाल चमकदार आयताकार टिफिन मिला। कवर पर चम्मच के लिए भी एक कंपार्टमेंट था। फैंसी बॉक्स, मैंने उसका ढक्कन खोलते हुए कहा। इडलियां, चटनी का एक छोटा सा बॉक्स और चॉकलेट केक का एक बड़ा सा टुकड़ा। हमारे हाथ जैकपॉट लग गया था। मुझे तो केवल केक ही चाहिए, मैंने केक का बड़ा सा टुकड़ा उठाते हुए कहा। पूरा मत लो, इट्स नॉट फेयर, राघव ने कहा। यदि मैं केवल थोड़ा सा ही खाऊंगा तो भी उसे पता चल जाएगा, मैंने भौं चढ़ाते हुए कहा। तो इसे 2 भाग में काट दो, एक तुम ले लो और दूसरा छोड़ दो, राघव ने कहा। लेकिन काटूं किससे? किसी स्केल का इस्तेमाल करो, उसने सुझाव दिया। मैं दौड़कर अपनी डेक पर गया, एक स्केल लाया और उसकी मदद से केक को बड़ी सफाई से काट दिया। फाइन, मैंने कहा। अब तो खुश हो ना? ये उसका केक है, राघव ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, मैंने कहा। मैंने उसे एक बाइट ऑफर की, उसने मना कर दिया। मैंने घर पर नाश्ता नहीं किया था। मैं केक पर टूट पड़ा। मेरी अंगुलियां आइसिंग में मलथपथ हो गई। तुम अपना खुद का टिफिन क्यों नहीं लाते? राघव ने पूछा। मेरे मुंह में केक भरा था। इसके बावजूद मैंने जवाब दिया, क्योंकि इसका मतलब होगा बाबा के लिए एक्स्ट्रा वर्क, उन्हें पहले ही लंच और डिनर तैयार करने पड़ते हैं। तो मैं उनसे कह देता हूं कि मुझे भूख नहीं लगती।
मेरे पिता एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। वो सुबह 6 बजे घर से निकल जाते थे, यानी मुझसे भी पहले। मैंने अंगुलियों पर लगी चॉकलेट क्रीम को चाटकर साफ किया। हम राष्ट्रीय गान सुन सकते थे। मैं तुम्हारे लिए टिफिन ला सकता हूं, राघव ने कहा। वो राष्ट्रीय गान के लिए उठ खड़ा हुआ और अपने साथ मुझे भी खड़ा कर दिया। रहने दो, तुम्हारी मॉम बोरिंग खाना बनाती हैं, रोज रोज पूरियां, मैंने कहा। हमने सुना कि स्टूडेंट्स आपस में बतियाते हुए क्लास की ओर चले आ रहे थे। मैंने बचा खुचा केक अपने मुंह में ठूंस लिया। जल्दी करो, राघव ने कहा। मैंने लाल टिफिन बॉक्स बंद किया और फिर से बारबी बैग में रख दिया। वैसे यहां बैठता कौन है? राघव ने पूछा। मैं गुलाबी झोले की खोजबीन करने लगा और उसमें मुझे एक नोटबुक मिली जिस पर भूरे रंग का कवर चढ़ा हुआ था। मैंने कवर पर लिखे लेबल को पढ़ा। आरती ताप प्रधान, विषय गणित, क्लास 5, सेक्शन सी, उम्र 10, रोल नंबर 1, सनबीम स्कूल। व्हाटएवर, अब हम चलें, राघव ने कहा। मैंने बैग को फिर से आरती की कुर्सी पर टांग दिया जहां वो पहले भी टंगा हुआ था। चलो, मैंने कहा। हम दौड़कर अपनी पीछे वाली सीट तक पहुंचे, वहां बैठे और अपना सिर डेक के ऊपर झुका लिया। हमने आंखें मूंद ली और ऐसा दिखावा करने लगे मानो हमारी तबीयत खराब हो। यह सुबह की असेंबली में शामिल ना होने का बहाना था। क्लास 5 सेक्शन सी के सभी बच्चे भीतर आए और पूरा क्लास में 10 साल के 4 दर्जन बच्चों के शोरगुल से भर गया। हमारी क्लास टीचर सिमरन जिल मैडम 1 मिनट बाद आईं और पूरी क्लास में खामोशी छा गई। मल्टीप्लिकेशन, उन्होंने बोर्ड पर लिखा, जबकि बच्चे अभी अपनी अपनी जगह पर बैठ ही रहे थे। मैं सीधा खड़ा हो गया और गर्दन उचाक कर आरती ताप प्रधान, रोल नंबर 1 को देखने की कोशिश करने लगा। उसने सफेद स्कर्ट, लाल कार्डिगन और चोटियों में रिबन बांधा हुआ था। वो अपनी जगह पर बैठ गई। टीचर उसके ठीक सामने थी। आरती जोर से चीखी। उसने अपनी सीट पर चॉकलेट से मलथपत एक लूलर उठाया। उसकी स्कर्ट पर चॉकलेट के दाग लग गए थे। ओ माय गॉड! आरती की तीखी आवाज ने पूरी क्लास का ध्यान खींचा। आरती, बैठ जाओ, गिल मैडम ने चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि वो पीछे की पंक्ति में बैठे बच्चों को भी कंपा देने के लिए काफी थी। गिल मैडम को शोरगुल पसंद नहीं था, चाहे शोर करने वाली लड़की ने क्यूट चोटियां बना रखी थीं। राघव और मैंने एक दूसरे को सहमी हुई नजर से देखा। हम वारदात करने के बाद अपने पीछे सबूत छोड़ गए थे। मैडम, किसी ने मेरी सीट पर एक गंदा लूलर रख दिया है। मेरी नई स्कूल ड्रेस खराब हो गई है। आरती सुबकने लगी। पूरी क्लास हंस पड़ी और आरती की आंख से आंसू बहने लगे। क्या? टीचर ने कहा। उन्होंने चौक नीचे रखा, अपने हाथ झाड़े और आरती से लूलर ले लिया। आरती सुबकती रही। टीचर क्लास में घूमने लगी। वे जहां जहां से गुजरती, स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट में धंसते चले जाते। आज चॉकलेट केक कौन लाया था? उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। मैं लाई थी। उसने अपना टिफिन खोला और वो समझ गई कि उसी के केक का इस्तेमाल उसी की ड्रेस को बर्बाद करने में किया गया था। अब तो उसका रोना धोना और बढ़ गया। कोई मेरा केक खा गया है। वो इतनी जोर से रोने लगी कि समीप ही लगने वाली क्लास 5B भी उसकी आवाज सुन सकती थी। पूरा नहीं, आधा केक, मैं उसे कहना चाहता था। राघव ने मेरी ओर देखा। अपनी गलती कबूल कर लूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पागल हो गए हो या क्या? मैंने उसी तरह फुसफुसाते हुए जवाब दिया। जब गिल मैडम मेरे पास से होकर गुजरी तो मैंने फर्श पर नजर गाड़ दी। उन्होंने गोल्डन स्लीपर्स पहन रखी थीं जिसकी स्ट्रैप पर नकली तटल लिबे थे। मैंने मुट्ठियां भींच लीं। मेरी अंगुलियां चिपचिपी हो रही थीं। टीचर फिर से क्लास के आगे वाले भाग में चली गईं। उन्होंने अपने पर्स से एक टिश्यू निकाला और लूलर को पोंछकर साफ कर दिया। जिसने गलती की है वो चुपचाप कबूल कर ले, वरना उसे बहुत सख्त सजा मिलेगी, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा। मैंने ऐसा दिखावा किया मानो कुछ सुना ही ना हो और अपनी गणित की नोटबुक खोल ली। जीएम कौन है? उन्होंने मेरे नाम के इनिशियल्स पढ़ लिए थे। मैंने उन्हें एक कंपास की मदद से अपने लूलर पर उकेरा था। धत तेरे की। क्लास में 2 जीएम थे। उनमें से एक गिरीश माथुर पहली पंक्ति में बैठता था। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। मैंने नहीं किया है मैम, उसने कहा और अपनी गर्दन झुका ली। भगवान कसम मैम। टीचर ने उसे तिरछी नजर से देखा। उनके मन में अभी भी शक था। मैं गंगा की सौगंध खाता हूं मैम, गिरीश ने कहा और फफक कर रोने लगा। गंगा वाली बात काम कर गई।
सभी को उसकी बात पर भरोसा हो गया। दूसरा जीएम कौन है? गोपाल शिंदे, टीचर ने मेरा नाम पुकारते हुए कहा। सभी की आंखें मेरी तरफ घूम गई। टीचर चलकर मेरी डेस्क तक आई। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने एक शब्द नहीं कहा, न ही टीचर ने कुछ कहा। तड़ा तड़ाक मेरे दोनों गाल झंझना उठे थे। खाने की चोरी? तुम चोर हो? टीचर ने कहा। उन्होंने मेरी तरफ कुछ इस तरह देखा जैसे मैंने ब्रिटिश म्यूजियम से कोहिनूर हीरा चुरा लिया हो। मेरा सर झुका रहा। अब उन्होंने मेरी गर्दन पर एक धौल जमाई। मेरी लाश से दफा हो जाओ। मैं अपने पैर घसीटता लाश से बाहर चला आया। यहां तक कि पूरी लाश 5 से तक की नजर भी मुझ पर ही जमी थी। आरती, जाओ और बाथरूम में अपना केट साफ कराओ, गिल मैडम ने कहा। मैं लाश के बाहर दीवार से टिक कर खड़ा था। आरती अपनी आंखें पोंछते हुए मेरे करीब से गुजरी। थैमा वीन, वो चॉकलेट केक की केवल आधी स्लाइस ही तो थी, मैंने सोचा। खैर, तो इसी तरह मेरी गोपाल शर्मा की बेटी आरती ताबधान से पहली मुलाकात हुई। हां, यहां मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि भले ही ये कहानी मेरी है, लेकिन आप मुझे ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। आखिर 10 साल का चोर कोई बहुत पसंद करने लायक इंसान होता भी तो नहीं है। मेरा शहर वाराणसी है। मेरी समाज विज्ञान की टीचर कहती हैं कि ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर 1200 ईसा पूर्व से ही आबाद है। वाराणसी का ये नाम 2 नदियों वरुणा और अस्सी के नाम पर पड़ा, जो इस शहर से होकर बहती हैं और आगे जाकर गंगा में मिल जाती हैं। अलग अलग जगह के लोग मेरे शहर को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे काशी, बनारस या बनारस। कुछ लोग वाराणसी को मंदिर का शहर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ 1000 की तादाद में मंदिर हैं। कुछ लोग इसे ज्ञान का शहर कहते हैं क्योंकि वाराणसी में पढ़ाई लिखाई के कुछ बेहतरीन सेंटर हैं। लेकिन मैं वाराणसी को केवल अपना घर कहता हूं। मैं गडौलिया के करीब रहता हूं, जहां इतना शोरगुल होता है कि यदि आप चैन से सोना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कान में रुई ठूस पड़ सकती है। गडौलिया गंगा नदी के घाट के करीब है, इसलिए यदि गडौलिया की घनी आबादी के कारण आपका जीना मुहाल हो जाए तो आप घाट पर जाकर बैठ सकते हैं और गंगा और मंदिर के शिखर को निहार सकते हैं। कुछ लोग मेरे शहर को पवित्र, खूबसूरत और आध्यात्मिक भी कहते हैं, खास तौर पर तब जब विदेशी पर्यटकों के सामने इसकी खूबियां गिनाने हों। कुछ लोग इसे गंदगी से भरपूर भी बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा शहर गंदा है। वास्तव में लोग उसे गंदा बना देते हैं। खैर, कहते हैं कि जीवन में एक न एक बार वाराणसी की सैर जरूर करनी चाहिए, जबकि हम में से कईयों ने तो अपना पूरा जीवन ही इस शहर में बिता दिया है। मेरी जेब में एक पेंसिल थी। मैं उससे दीवार पर 5C लिखता रहा। इससे मुझे वक्त काटने में भी मदद मिल रही थी और 5C लिखने के बाद मैं अपनी क्लास को अधिक आसानी से खोज भी सकता था। वो टॉयलेट से बाहर आई। उसका चेहरा भीगा था। थैमा वीन जैसे एक्सप्रेशंस अपनी जगह बरकरार थे और उसकी नजर मुझ पर जमी हुई थी। वो क्लास की ओर चली जा रही थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब आती गई, उसकी नजर लगातार मुझे घूरती रही। तुम दीवार चित्र रहे हो, उसने कहा। जाओ, इसकी भी शिकायत कर दो, मैंने कहा। जाओ। तुमने मेरा टिफिन चुराने की हिम्मत कैसे की, उसने कहा। मैंने तुम्हारा टिफिन नहीं चुराया, मैंने केवल तुम्हारे चॉकलेट केक की 3 बाइट खाई। तुम्हें तो पता भी नहीं चलता। तुम वाकई बैड बॉय हो, आरती ने कहा। हमारे वकील बे अंकल ने 4 लड्डू का एक छोटा सा बॉक्स हमारी ओर बढ़ाया। मिठाइयां? किस खुशी में? पापा ने पूछा। बे अंकल हमारे घर आए थे। उनसे हमारी भेंट बाबा आदम के जमाने के हमारी डाइनिंग टेबल पर ही हुई। तुम्हारी सुनवाई की तारीख निकली, बे अंकल ने कहा। इसमें बहुत वक्त लग गया। मैंने सोचा इसका जश्न मनाया जाए। मन में सोचा कि केक के मुआवजे के तौर पर यदि ज्यादा मुहाविन आरती को कुछ लड्डू दे दिए जाएं तो कैसा रहे। वैसे तो मैं एक चॉकलेट केक खरीदकर उसकी डेस्क पर पटक देना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पिता मुझे ज्यादा पॉकेट मनी नहीं देते थे और खुद उनकी पॉकेट में ज्यादा मनी नहीं थी। मां की बीमारी ने उनकी पूरी बचत का सफाया कर दिया था। मेरी चौथी सालगिरह के 2 सप्ताह बाद ही वे गुजर गईं। मुझे उनके या उनकी मौत के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। बाबा कहते हैं कि उनकी मौत के बाद
उन्हें 1 महीने तक उनका पट्टा पहनकर मेरे पास सोना पड़ता था। उनकी मौत के बाद जमीन का विवाद भी शुरू हो गया। इसी कारण बे अंकल का हमारे घर में आना जाना बढ़ गया था। आप केवल इसीलिए मिठाई ले आए कि मेरी सुनवाई की तारीख निकली है? बाबा ने खांसते हुए पूछा। मुकदमे की वजह से उनकी जमीन तो उन्हें वापस ना मिल सकी, लेकिन उससे उनकी दमे की बीमारी जरूर और बदतर हो गई थी। घनश्याम मामले को अदालत के बाहर ही निपटा देना चाहता है, बे अंकल ने कहा। मेरे पिता के बड़े भाई घनश्याम तायाजी ने भी हमारा बेड़ा गर्क कर रखा था। मेरे दादाजी अपने 2 बेटों के लिए लखनऊ हाईवे पर 30 एकड़ खेती की जमीन छोड़ गए थे, जिसका बंटवारा 2 बराबर के हिस्सों में किया जाना था। दादाजी की मौत के कुछ समय बाद घनश्याम ने बैंक से लोन लिया और बाबा की आधी संपत्ति पर कर्जा जमा कर लिया। उन्होंने बैंक अफसर को घूस देते हुए गलत लॉट नंबर के साथ जाली कागजात बना लिए। घनश्याम तायाजी ने बिजनेस में कुछ गलत फैसले लिए और अपना पैसा गंवा दिया। बैंक ने हमें एक फोरक्लोजर नोटिस भेजा। बाबा ने इसका विरोध किया तो बैंक ने मेरे पिता और अंकल दोनों पर मुकदमे ठोंक दिए। दोनों भाइयों ने भी एक दूसरे पर मुकदमा कर दिया। ये सभी मुकदमे बैलगाड़ी से भी धीमी चाल से चलते रहे। सेटल? मेरे पिता ने आगे झुकते हुए पूछा। मन ने एक लड्डू उठाया और अपनी जेब में रख लिया। घनश्याम तुम्हें कुछ नकद पैसा दे देगा, वो जमीन का तुम्हारा हिस्सा ले लेगा और बैंक और कानूनी मुकदमों को तुम्हारे हवाले कर देगा, बे अंकल ने कहा। कितना पैसा? बाबा ने पूछा। 10 लाख, बे अंकल ने जवाब दिया। मेरे पिता चुप हो गए। मन ने मौका ताड़कर एक और लड्डू चुरा लिया। मन ने सोचा आरती 2 लड्डू पाकर खुश हो जाएगी। मैं ये बात तो मानता हूं कि 15 एकड़ जमीन के लिए ये पेशकश बहुत ही कम है, बे अंकल ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन तुम्हारी संपत्ति पर 1 करोड़ का लोन है। ये मेरा लोन नहीं है, बाबा ने ऊंची आवाज में कहा, जो उनके आम मिजाज से मेल नहीं खाती थी। उसने तुम्हारे दस्तावेज बैंक में जमा कर दिए, तुमने उससे अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स क्यों दे दिए? वो मेरा बड़ा भाई है, बाबा ने अपने आंसुओं को थामते हुए कहा। उन्हें जमीन के नुकसान से ज्यादा यह खस सता रहा था कि उन्होंने अपना भाई खो दिया था। यदि तुम्हें और पैसा चाहिए तो मैं उससे बात कर सकता हूं। इस मामले को लंबे समय तक क्यों घसीटें? बे अंकल ने कहा। मैं किसान का बेटा हूं, अपनी जमीन नहीं छोड़ सकता, बाबा ने कहा। उनकी आंखें लाल थीं। जब तक जान में जान है तब तक जमीन मेरी है। उसे कह दो कि यदि उसे जमीन चाहिए तो पहले मुझे जान से मारना होगा। उसके बाद बाबा ने मुझे घूर कर देखा। मेरा हाथ तीसरा लड्डू चुराने के लिए आगे बढ़ रहा था। ठीक है, सभी लड्डू ले लो, बे अंकल ने कहा। मन ने उन दोनों को देखा, मिठाई का डिब्बा उठाया और कमरे से बाहर भाग गया। मन ने मिठाई का डिब्बा उसकी डेस्क पर जाकर रख दिया। ये क्या है? उसने तकल्लुफ के साथ मेरी ओर देखा। मन ने तुम्हारा केक खा लिया था ना? आई एम सॉरी, मन ने कहा। मेरा अंतिम शब्द बहुत मंदम थे। मुझे लड्डू पसंद नहीं, उसने घोषणा की। क्यों? तुम क्या अंग्रेज हो? नहीं, क्योंकि लड्डू खाने से मोटे हो जाते हैं और मैं मोटी नहीं होना चाहती। तो क्या चॉकलेट केक खाने से मोटे नहीं होते? मुझे नहीं चाहिए ये लड्डू, उसने कहा और लड्डू के डिब्बे को मेरी ओर धकेल दिया। ठीक है, मन ने कहा और डिब्बा अपने पास रख लिया। तुमने सॉरी बोला था ना? हाँ, बोला तो था। मन ने रिबन से गुंथी उसकी चोटियों को गौर से देखा। वो किसी कार्टून कैरेक्टर जैसी लग रही थी। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, उसने कहा। थैंक यू, मन ने कहा। क्या वाकई तुम्हें लड्डू नहीं चाहिए? नहीं, मोटी लड़कियां एयर होस्टेस नहीं बन सकती, उसने कहा। तुम एयर होस्टेस बनना चाहती हो? मन ने कहा। हाँ। क्यों? क्योंकि वे पूरी दुनिया की सैर करती हैं। मैं तरह तरह की जगह देखना चाहती हूं। ठीक है, और तुम क्या बनना चाहते हो? आरती ने पूछा। मन ने कंधे उचका दिए। एक अमीर आदमी बनने कहा, उसने सिर हिला दिया। मनो से मेरी चॉइस ठीक ठाक। अभी तुम गरीब हो क्या? हाँ, मैं तो अमीर हूं। हमारे पास एक कार है। हमारे पास कार नहीं है। ओके बाय। मैं जाने के लिए पीछे मुड़ा कि आरती ने कुछ कहा। तुम्हारी मां तुम्हें टिफिन बनाकर क्यों नहीं देती? मेरी कोई मां नहीं, मन ने कहा। तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं है? उसने पूछा। हाँ। ओके बाय। मैं अपनी सीट पर लौट आया, लड्डू का डिब्बा खोला और एक लड्डू बाहर निकाल लिया। आरती मेरे पास आई। क्या है? मन ने पूछा। तुम चाहो तो कभी कभी मेरा टिफिन खा सकते हो, हालांकि ज्यादा मत खाना और केक या उससे ऐसी अच्छी चीजें मत लेना। थैंक्स, मन ने कहा। और इस तरह बखेड़ा मत खड़ा किया करो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम लंच ब्रेक के दौरान साथ साथ खा सकते हैं, लेकिन तब तो तुम भूखी रह जाओगी। इट्स ओके,
मैं डाइटिंग कर रही हूं, मैं मोटी नहीं होना चाहती, आरती ने कहा।